हेलो एवरीवन, आप सभी का एजुकेटर विथ लर्नर्स में बहुत बहुत स्वागत है। डियर लर्नर्स, हम आज 2022 में जो जून में पेपर हुआ था उसका पेपर सॉल्व करेंगे और इसमें 100 क्वेश्चन है, जिसमें से 50 क्वेश्चनों को इस वीडियो में सॉल्व करेंगे और जो 50 क्वेश्चन रह जाएगा उसे नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 है, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षणों की श्रृंखला में सबसे हाल ही में 2019-20 का है। जो स्वास्थ्य सर्वेक्षण हुआ था 2019-20 में वो कौन सा है उसे बताना है। 1 है NFHS3, 2 है NFHS4, 3 NFHS5 और 4 है NFHS6। तो इसमें इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा, NFHS5। ये क्या है? ये राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण जो भारत में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के संदर्भ में किया जाता है, जिसमें जो प्रजनन है, राज्य स्तर पर शिशु और बाल मृत्यु दर है, परिवार नियोजन है, एनीमिया है, इन सब की जानकारी प्रदान की जाती है। तो सब पहला जो राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण कब हुआ था? तो ये जो पहला स्वास्थ्य सर्वेक्षण हुआ था, राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण, ये जो है 1992-93 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं। अंतर्भूत कारक का अभाव किसका मार्ग प्रशस्त करता है? 1 है मैक्लोप्लास्टिक अनीमिया और फोलेट की कमी, 2 है माइक्रोसाइटिक अनीमिया और लौह की कमी, 3 है सिकिल सेल अनीमिया और जिंक की कमी, 4 है पर्नीशियस अनीमिया और विटामिन B12 की कमी। तो अंतर्भूत कारक का अभाव किसका मार्ग प्रशस्त करता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन 4 हो जाएगा, पर्नीशियस अनीमिया और विटामिन B12 की कमी। अंतर्भूत कारक जो इंट्रिंसिक कारक है, इसे क्या बोलते हैं? इंट्रिंसिक कारक बोलते हैं। ये क्या है? एक प्रकार का ग्लाइकोप्रोटीन है जो मानव के स्टोमच में उपस्थित रहता है। और ये क्या है? विटामिन B12 के जो अवशोषण में क्या करता है? मदद करता है। तो जो पर्नीशियस अंतर्भूत कारक का अभाव किसका मार्ग प्रशस्त करता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 है, पर्नीशियस अनीमिया और विटामिन B12 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। शरीर द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड का विभाजन जब आहारीय चयापचय के दौरान शरीर द्वारा उपयोग की जाने वाली ऑक्सीजन से किया जाता है तो इसे कहते हैं। क्वेश्चन एक बार फिर से सुनिए। शरीर द्वारा उपार्जित कार्बन डाइऑक्साइड का विभाजन जब आहारीय चयापचय के दौरान शरीर द्वारा उपयोग की जाने वाली ऑक्सीजन से किया जाता है तो इसे कहते हैं। ए ऑप्शन है रिस्पिरेटरी डिस्चार्ज रेशियो, 2 है रेस्पिरेटरी एक्सचेंज रेशियो, 3 है कार्डियक डिस्चार्ज रेशियो और 4 है कार्डियक एक्सचेंज रेशियो। तो इसे क्या बोलते हैं? तो इसका राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज रेशियो। ये शरीर द्वारा उपार्जित जो CO2 है का विभाजन जब आहारीय चयापचय के दौरान शरीर द्वारा उपयोग की जाने वाली ऑक्सीजन से किया जाए तो इसे श्वसन विनिमय अनुपात कहते हैं। क्या कहते हैं? श्वसन विनिमय अनुपात कहते हैं। और इसका राइट आंसर रेस्पिरेटरी एक्सचेंज रेशियो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रेस्पिरेटरी एक्सचेंज रेशियो। क्या हो जाएगा? रेस्पिरेटरी एक्सचेंज रेशियो, RER। इसको क्या कहेंगे? RER, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज रेशियो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। आहार की बारंबारता संबंधी प्रश्नावली में सामान्यतः सम्मिलित होती है। 1 है यादृच्छिक बारंबारताओं और खाद्य उत्पादन अनुक्रिया श्रेणियों की एक सूची, 2 है यादृच्छिक बारंबारताओं और खाद्य वितरण अनुक्रिया श्रेणियों की एक सूची, 3 खाद्य वस्तुओं और क्रम की बारंबारिता अनुक्रिया श्रेणियों की एक सूची, 4 खाद्य वस्तुओं और उपयोग उपभोग की बारंबारिता अनुक्रिया श्रेणियों की एक सूची। तो इसमें आहार की जो बारंबारिता संबंधी प्रश्नावली में सामान्यतः सम्मिलित होती है,
इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन 4 हो जाएगा। खाद्य वस्तुओं और उपयोग उपभोग की बारंबारिता अनुक्रिया श्रेणियों की एक सूची। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। यदि जो किसी वयस्क महिला का कद 150 सेंटीमीटर है तो ब्रोका के सूचकांक द्वारा उसके आदर्श वजन की गणना होगी। तो 1 है 100 किलोग्राम, 2 है 75.0 किलोग्राम, 3 है 50.0 किलोग्राम और 4 है 45.5 किलोग्राम। यदि किसी वयस्क महिला का कद 150 सेंटीमीटर है तो ब्रोका के सूचकांक द्वारा उसके आदर्श वजन की गणना होगी। ब्रोका इंडेक्स क्या है? इसको जो ब्रोका सूचकांक है इसको क्या कहते हैं? तो ये जो मोटाई होती है, इसको जो मोटापे का वजन होता है उसका मापन करने के लिए ब्रोका इंडेक्स का प्रयोग करते हैं। तो इसमें जो इसका सूत्र होता है, सबसे पहले जो ऊंचाई होती है, ऊंचाई से इसकी जो आदर्श वजन इसका निकाला जाता है। तो 150 सेंटीमीटर है, इसकी ऊंचाई कितनी है? 150 सेंटीमीटर है और इसको हम क्या करेंगे? 100 से इसको माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 50 सेंटीमीटर। तो इसमें इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 50 किलोग्राम। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। 50 केजी जो इसका राइट आंसर होगा। बहुत ही सरल है ब्रोका इंडेक्स निकालना। तो हम जितनी इसकी ऊंचाई होती है उसको 100 से माइनस कर देते हैं और उसका आदर्श वजन ज्ञात कर लेते हैं। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर है, 50 किलोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि खाद्य सेवा का एक मालिक बहुदिशात्मक उपागम अपनाता है लेकिन समन्वय और एकीकरण के बारे में कम कार्य प्रदर्शन करता है तो इस उपागम का किस उपागम के रूप में सर्वोत्तम वर्णन किया जा सकता है? तो इसका 1 है चयनात्मक विधि उपागम, 2 है गुणक विधि उपागम, 3 है समर्थन प्रणालियाँ उपागम और 4 है साठगण उपागम। तो एक बार क्वेश्चन और सुन लेते हैं। यदि खाद्य सेवा का एक मालिक बहुदिशात्मक उपागम अपनाता है लेकिन समन्वय और एकीकरण के बारे में काम कार्य प्रदर्शन करता है तो इस उपागम का किस उपागम के रूप में सर्वोत्तम वर्णन किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाता है, साठगण उपागम। क्या हो जाएगा? साठगण उपागम इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये? क्वेश्चन नंबर 7। जल में पैथोजिन्स के एक संकेतक के रूप में सर्वाधिक सामान्यतः उपयोग किए जाने का तरीका जिसका खाद्य पदार्थों में विस्तार किया गया है जो है 1 है कॉलीफॉर्म, 2 है सल्मोनेला, 3 है कायरफॉर्म, 4 है प्लाज्मोनेला। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर कॉलीफॉर्म हो जाएगा, ऑप्शन ए। जल में पैथोजेंस के एक संकेतक के रूप में सर्वाधिक जो सामान्यतः उपयोग किए जाने का खाद्य पदार्थों में विस्तार किया गया है उसे कॉलीफॉर्म कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा पादप रेशा है बताना है। 1 है बिकोना, 2 सीसल, 3 अरामिड और 4 इंडिक्स। तो कौन सा इसका पादप रेशा है? तो जैसा कि हम जानते हैं सीसल क्या है? सीसल एक पादप रेशा है। और ये जो अरामिड तथा इंडेक्स हैं ये क्या हैं? एक प्रकार के संश्लित रेशे होते हैं। क्या होते हैं? एक प्रकार के संश्लित रेशे होते हैं। सीसल से जो सीसल के पौधे की पत्तियां होती हैं इनसे क्या बनाया जाता है? इनसे चटाई है, रस्सी है, ब्रश है, बैग, कालीन आदि जो विभिन्न प्रकार के ये उपयोग किए जाने वाले वस्त्र हैं इनको बनाया जाता है। इनसे चटाई, रस्सी, ब्रश, बैग, कालीन ऐसे जो उपयोग करने वाले वस्तुएं होती हैं उनको बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से कौन सा कपड़ा एक खुली जालीदार संरचना बनाने के लिए बुनाई और टकटाकों से
बने हुए बानक बुनाई वाला कपड़ा है? तो इसको बताना है। 1 है एनिडेक्स, 2 है लेम, 3 लोकोहेटे, 4 है लॉस्ट्रिल। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, लैकोस्ट। क्या हो जाएगा? लैकोहटे लैकास्ट जो होता है फैब्रिक मुख्यतः कपास फैब्रिक से बनाया जाता है। इसकी जो बुनाई की संरचना होती है वो बड़ी लूप की तरह और जालीदार होती है, और इनका जो कपड़े होते हैं इनके, उनको खेल कूद वाले जैसे जूते के कपड़े हैं वो बनाए जाते हैं। इसे खेल कूद के जो जूते के कपड़े होते हैं वो बनाए जाते हैं। तो ये जो कपड़ा एक खुलीदार जालीदार संरचना से बनाए जाते हैं, उनके लिए जो बुनाई और टक टाकों का प्रयोग किया जाता है वो क्या है? लैकास्ट है, जिसे लकोहेटे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। किसी डाबी संलग्नक द्वारा उत्पादित दानेदार सतह वाली कोई निकट रूप से बुना हुआ कपड़ा निम्नलिखित में से कौन सा है? किसी डाबी संलग्नक द्वारा उत्पादित दानेदार सतह वाली कोई निकट रूप से बुना हुआ कपड़ा निम्नलिखित में से कौन सा है? 1 है बार्थिया, 2 है बैल बिगन, 3 बेंगलाइन और 4 है बार्क क्लॉथ। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, बार्थिया। क्या हो जाएगा? बार्थिया। ये क्या है? डाबी संलग्नक द्वारा उत्पादित दानेदार सतह के रूप में बुना हुआ एक वस्त्र है, और यह ट्विल बुनाई से तैयार किया जाता है, जिसमें टूटे हुए रिब बुनाई का प्रभाव देखते हैं। जिसमें क्या करते हैं? टूटे हुए रिब बुनाई का प्रभाव देखते हैं। इसे क्या कहते हैं? बार्थिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। GOTS का पूर्ण नाम क्या है? तो GOTS का पूर्ण नाम बताना है। 1 है ग्रीन ऑर्गेनिक टेक्सटाइल स्टैंडर्ड, 2 है ग्रीन ऑर्गेनिक टेस्टिंग स्टैंडर्ड, 3 है ग्लोबल ऑर्गेनिक टेक्सटाइल स्टैंडर्ड, 4 है ग्लोबल ऑर्गेनिक टेस्टिंग स्टैंडर्ड। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी के साथ जाएंगे, ऑप्शन 3 के साथ जाएंगे, ग्लोबल ऑर्गेनिक टेक्सटाइल स्टैंडर्ड। ये क्या है? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त ऑर्गेनिक टेक्सटाइल मानक होता है। क्या होता है? ऑर्गेनिक टेक्सटाइल मानक होता है। और GOTS द्वारा कच्चे माल की कटाई से लेकर वस्त्र निर्माण एवं लेबलिंग तक के जो मापदंड हैं वो प्रमाणित किए जाते हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी GOTS की? तो 2006 में इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 2006 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सूक्ष्मदर्शी के अंदर कोई मर्सरीकृत कपास रेशा का अनुप्रस्थ दृश्य कैसा प्रतीत होता है? सूक्ष्मदर्शी के अंदर कोई मर्सरीकृत कपास रेशा का अनुप्रस्थ दृश्य है वो कैसा प्रतीत होता है? 1 है वृत्ताकार, 2 गोलाकार, 3 है त्रिखंडीय और 4 है बहुभुज। तो कैसा दिखाई देता है? तो गोलाकार दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है? गोलाकार, राउंड में दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से कौन संकीर्ण कफ पर एक लित लंबी पूर्ण बाहें हैं? 1 है ट्यूलिप, 2 है बिशप, 3 सैडलर, 4 रैगलन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, वो ऑप्शन 2 हो जाएगा, बिशप। क्या हो जाएगा? बिशप। जो संकीर्ण कफ पर एक लित लंबी पूर्ण बाह को क्या कहते हैं? बिशप बाह कहते हैं। इन बाहों में बॉटम से फुलर और टॉप पर इकट्ठा करके चुनटे डाले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक फैशन अंगीकरण सिद्धांत नहीं है? 1 है ट्रिकल डाउन, 2 है ट्रिकल एक्रॉस, 3 ट्रिकल डायगोनल, 4 है ट्रिकल अप। तो कौन सा एक फैशन अंगीकरण सिद्धांत नहीं है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा, ट्रिकल डायगोनल। ट्रिकल डायगोनल अंगीकरण फैशन अंगीकरण सिद्धांत नहीं है। कौन कौन से सिद्धांत हैं? तो
जैसे ट्रिकल डाउन है, ट्रिकल अक्रॉस है और ट्रिकल अप है, ये सब क्या हैं, फैशन सिद्धांत हैं। तो ये इसका कौन सा सिद्धांत नहीं है, तो ट्रिकल डाउन, ट्रिकल डायगोनल ये सिद्धांत नहीं है, ट्रिकल डायगोनल इसका सिद्धांत फैशन का नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, व्यापार के प्रकार के अनुसार निम्नलिखित में से किसे उद्यमी के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया है। 1 है थोक व्यापार, 2 खुदरा व्यापार, 3 नियार्तक और 4 है ग्रामीण उद्यमी। तो जो थोक व्यापार करता होता है उसको क्या उद्यमी के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और किन्हें उद्यमियों के कौन कौन से प्रकार हैं, तो जो व्यवसायिक उद्यमी होते हैं, निगमित उद्यमी होते हैं, उत्पादक उद्यमी होते हैं, औद्योगिक उद्यमी होते हैं, ये सभी क्या हैं, ये सभी व्यापार के जो उद्यमी के रूप में इनको वर्गीकृत किया जाता है। तो खुदरा व्यापार, नियंत्रक, ग्रामीण उद्यमी, ये सभी क्या हैं, ये सभी व्यापार के प्रकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, कमरे के भीतर किसी बिंदु पर दिन के प्रकाश का गुणक है। 1 है लक्स, 2 चौंध, 3 प्रकाश की तीव्रता और 4 है चमक। कमरे के भीतर किसी बिंदु पर दिन के प्रकाश का गुणक क्या होता है, प्रकाश की तीव्रता होती है। क्या होता है, प्रकाश की तीव्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिनियम जो उपभोक्ता विवादों से संबंधित है। 1 है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2 है रिस्ट्रिक्टेड ट्रेड प्रैक्टिसेज एक्ट, 3 MRTB एक्ट और 4 है प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। उपभोक्ता विवादों से कौन संबंधित है, तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। मार्क जो यह सुनिश्चित करता है कि उत्पाद पर्यावरण हितैषी है। तो 1 है हॉलमार्क, 2 है एग मार्क, 3 इको मार्क और 4 है PIS मार्क। कौन सा मार्क है जो यह सुनिश्चित करता है कि उत्पाद जो है पर्यावरण हितैषी है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इको मार्क हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इको मार्क हो जाएगा। हॉलमार्क क्या है, तो हॉलमार्क जो है ये आभूषण पर दिया जाने वाला मार्क है। एग मार्क किस पर दिया जाता है, जो कृषि संबंधी उत्पाद होते हैं उनको एग मार्क दिया जाता है। और ये BIS मार्क क्या है, तो इसको जान लेते हैं BIS मार्क क्या होता है। तो ये भारतीय मानक ब्यूरो क्या है, भारतीय मानक ब्यूरो है, जिसे ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं, BIS मार्क का फुल फॉर्म क्या होगा, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। ये जो है एक भारतीय मानक है जो विभिन्न प्रकार के जो उत्पाद होते हैं उनको प्रमाणित करता है, उनका मानकीकरण करता है। उनको जैसे बेचना है तो कितने स्तर पर उनका होना चाहिए, हॉलमार्क किसको कितनी मानकीकरण देना, जैसे आभूषण है उसका कितना मानक होना चाहिए, और जो विभिन्न प्रकार के उत्पाद होते हैं उनके प्रयोगशाला में भी मदद करता है। तो ये विभिन्न रूपों में BIS काम करता है। और ये सभी जो उत्पाद होते हैं राष्ट्रीय स्तर पर उनको सुनिश्चित करता है कि इनके मानक क्या होने चाहिए, इनके जो उत्पाद होते हैं वो कैसे होने चाहिए, और उनको प्रयोगशाला में उनका जो है प्रयोग करके भी उसका मानकीकरण करता है और उनको सर्टिफिकेट देता है। वो उसका काम कौन करता है, BIS मार्क द्वारा किया जाता है, भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा किया जाता है। तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को। इसका राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा, मार्क जो है सुनिश्चित करता है कि उत्पाद पर्यावरण हितैषी है, उसे इको मार्क कहते हैं। क्या कहते हैं, इको मार्क कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन प्रबंधन का नियंत्रण कार्य नहीं है, तो 1 है वर्तमान कार्य निष्पादन का मापन और इसकी तुलना करना, 2 कार्य निष्पादन को ठीक करने के लिए कार्य करना, 3 है कार्य निष्पादन के मानक स्थापित करना और 4 है पूर्ववर्ती कदमों की समीक्षा करना। निम्नलिखित में से कौन प्रबंधन का नियंत्रण कार्य
नहीं है, बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3 हो जाएगा, कार्य निष्पादन के मानक स्थापित करना। कार्य निष्पादन के मानक स्थापित करना ये प्रबंधन का नियंत्रण कार्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिवेश जिसमें समाज और संरचना संबंधी तंत्र शामिल हैं। 1 है व्यापक परिवेश, 2 है लघु परिवेश, 3 है बृहद परिवेश और 4 है घरेलू परिवेश। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2 हो जाएगा, लघु परिवेश। परिवेश जिसमें समाज और संरचना संबंधी तंत्र शामिल हैं उसे लघु परिवेश कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका उद्देश्य आवासीय भवनों में तापीय आराम में वृद्धि करना और ऊर्जा के प्रयोग को कम करना है? 1 है ECBC आवासीय 2017, 2 है BEE, 3 भवन उपनियम और 4 है गृह। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा, गृह। जो गृह का उद्देश्य है आवासीय भवनों में तापीय आराम में वृद्धि करना और ऊर्जा के प्रयोग को कम करना है। गृह एकीकृत आवास आकलन के लिए एक प्रकार की क्या है? ग्रीन रेटिंग है। क्या है? ग्रीन रेटिंग है। यह जो है किसी इमारत के पर्यावरणीय प्रदर्शन का मूल्यांकन करता है और गृह का जो पूर्ण रूप एकीकृत प्राकृतिक आवास आकलन है, इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना 2007 में की गई थी। कब की गई थी? 2007 में इसकी स्थापना की गई थी। किसके द्वारा? नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। किसकी? गृह की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। व्यापक विकासात्मक विकारों की रेंज तीक्ष्ण विकार से लेकर मंद विकार तक होती है, जिसे कहा जाता है। 1 है ऑटिस्टिक विकार, 2 है ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम विकार, 3 एस्पर्जर सिंड्रोम और 4 है बारंबारता विकार। तो व्यापक विकासात्मक विकारों की रेंज तीक्ष्ण विकार से लेकर मंद विकार तक होती है, जिसे कहा जाता है। तो इसे क्या कहते हैं? ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम विकार कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम विकार डिसऑर्डर कहते हैं। जैसे ये जो होता है यह सामाजिक संचार संपर्क जो कौशल होता है उसकी एक समस्यात्मक चुनौती होती है। तो ये क्या है? ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर होता है। इसमें क्या होता है? इसमें जो अतिरिक्त सक्रिय होता है, अब जो इसकी समस्या आती हैं वो क्या है? संज्ञानात्मक समस्या है, भाषा कौशल समस्या है जो देर से आती है, और क्या है? इसमें मिर्गी का दौरा हो जाता है, अपेक्षा से अधिक भय रहता है। ऐसे विभिन्न प्रकार के लक्षण उसमें दिखाई देते हैं जिसमें ये ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृद्धजनों में निम्नलिखित में से कौन सा जैविक परिवर्तन नहीं होता है? नहीं पूछा रहा, क्या पूछ रहा है? नहीं पूछा रहा है। तो नहीं को आपको ध्यान में रखना है। वृद्धजनों में निम्नलिखित में से कौन सा जैविक परिवर्तन नहीं है? 1 है प्रक्रियात्मक क्षति अथवा ह्रास, 2 है बीमारी का बढ़ा हुआ जोखिम, 3 है मानव मात्रता और 4 है IQ में बदलाव। तो कौन सा नहीं है? ये भी क्या प्रक्रियात्मक क्षति अथवा ह्रास होता है? हाँ होता है। तो ये भी हो जाता है, और बीमारी का जो जोखिम है वो भी बढ़ जाता है, और मानव मात्रता ये भी बढ़ जाती है। तो क्या इसमें इसका राइट आंसर होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 के साथ जाएंगे, IQ में बदलाव नहीं होता है। तो वृद्धजनों में निम्नलिखित में से कौन सा जैविक परिवर्तन नहीं होता है? तो IQ में बदलाव। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रूनर ने उन रोमन विद्वानों द्वारा उपयोग में लाई गई यथार्थता के प्रतिनिधित्व के तरीकों की रूपरेखा तैयार की, जिन्होंने विश्व के बारे में उनकी अवधारणात्मक समझ विकसित की। तो जो ब्रूनर हैं उन्होंने रोमन विद्वानों द्वारा एक उपयोग में लाई गई यथार्थता के प्रतिनिधित्व के तरीकों की एक रूपरेखा तैयार की, जिन्होंने विश्व के बारे में उनकी अवधारणात्मक समझ विकसित की। उसे क्या कहते हैं? 1 है अभिनय एनेक्टिव, प्रतीकात्मक और प्रतीकात्मक,
2 सक्रिय, निष्क्रिय और जर्नलिंग और 3 है निष्क्रिय रेखा चित्र और चित्र। 4 है निर्देशन, इलुस्ट्रेशन, रेखा चित्र और छवियाँ। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, अभिनय, इनेक्टिव, अनुप्रतीकात्मक और प्रतीकात्मक। ब्रूनर ने क्या दिए हैं? 3 संज्ञानात्मक मॉडल दिए हैं। कौन से दिए हैं? 3 संज्ञानात्मक मॉडल दिए हैं। इसमें पहला है अभिनय और दूसरा क्या है? अनुप्रतीकात्मक, तीसरा क्या है? प्रतीकात्मक। ये 3 जो संज्ञानात्मक मॉडल हैं वो किसने दिए हैं? ब्रूनर ने दिए हैं। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन 1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकासात्मक मनोवैज्ञानिक विकास के मुख्य क्षेत्रों जैसे संज्ञानात्मक एवं सामाजिक संवेदात्मक विकास के बारे में संबंधों पर अधिकाधिक ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। यह है 1 है डीबीटी सैद्धांतिक उन्मुखता और 2 है आचार शास्त्रीय सैद्धांतिक उन्मुखता, 3 है इलेक्टिव सैद्धांतिक उन्मुखता और 4 है संज्ञानात्मक सैद्धांतिक उन्मुखता। तो कौन सा इसका राइट आंसर होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन 3 हो जाएगा, इलेक्टिव सैद्धांतिक उन्मुखता। विकासात्मक मनोवैज्ञानिक विकास के मुख्य क्षेत्रों जैसे संज्ञानात्मक और सामाजिक संवेदात्मक विकास के बारे में जो संबंधों पर अधिकाधिक ध्यान केंद्रित कर रहे हैं वो क्या है? इलेक्टिव सैद्धांतिक उन्मुखता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 पे आ जाते हैं। यौन पुनर्जागृति का समय जब यौनिक आनंद का स्रोत परिवार के बाहर का कोई व्यक्ति होता है, यह अवस्था है। कौन सी अवस्था है? 1 है मौखिक अवस्था, 2 है लिंग संबंधी अवस्था, 3 जननैकिक अवस्था और 4 है गुदा संबंधी अवस्था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 के साथ जाएंगे, जननिक अवस्था। कौन सी अवस्था है? जननिक अवस्था होती है और ये जो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के अंतर्गत आता है। और इसको किसने दिया था मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत? तो फ्रयाड महोदय ने इसको दिया था। किसने दिया था? फ्रयाड महोदय ने, जिसमें उन्होंने इसके कितने चरण बताए थे? 5 चरण बताए थे। इसके 5 चरण बताए थे, 5 अवस्था बताई थी। जो कौन सी अवस्था है ये जो जननिक अवस्था है, कौन सी अवस्था है? तो ये हमारी कौन सी अवस्था है? जेनाइटल स्टेज होती है। कौन सी अवस्था होती है ये? जेनाइटल स्टेज, यानी ये हमारी 5वें नंबर की अवस्था है, जननिक अवस्था, जिसमें क्या करता है? जो यौन का आनंद होता है, यौनिक आनंद होता है, उसका स्रोत क्या होता है? परिवार के बाहर के का कोई व्यक्ति होता है। तो ये लास्ट स्टेज होती है जननेंद्रिय अवस्था। कौन कौन सी अवस्थाएं हैं? तो ओरल स्टेज है, एनल स्टेज है और फैलिक स्टेज है, लेटेंसी स्टेज है और लास्ट में क्या है? जेनाइटल स्टेज है, जिसे जननिक अवस्था कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कौन सी अवस्था है? जेनाइटल स्टेज। इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लड़ाई झगड़ा करना मुख्यतः एक पारंपरिक पुरुषोचित भूमिका की विशेषता है और रोना मुख्यतः एक पारंपरिक स्त्रियोचित भूमिका की विशेषता है। यह किसका एक श्रेष्ठ उदाहरण है? 1 है जेंडर लिंग की भूमिका, 2 जेंडर टाइपिंग, 3 जेंडर जो लैंगिक पहचान और 4 है जेंडर समानता। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? लड़ाई झगड़ा करना मुख्यतः एक क्या है? पारंपरिक पुरुषोचित भूमिका की विशेषता है। रोना मुख्यतः एक पारंपरिक स्त्रियोचित भूमिका की विशेषता है। इसका उदाहरण क्या होगा? एक श्रेष्ठ उदाहरण बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा, जेंडर टाइपिंग। क्या हो जाएगा? जेंडर टाइपिंग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सिद्धांत में सुझाव दिया जाता है कि किसी मशीन की भांति संगठित शरीर रचना आपूर्ति में समय बिताने के साथ हौश होता है? यह प्रक्रिया निर्धनता और कमजोर पोषण जैसे पर्यावरणीय दबावों से प्रभावित होती है। 1 है टूट फूट सिद्धांत, बियर एंड टीयर थ्योरी और 2 है प्रतिरक्षणात्मक सिद्धांत, इम्यूनोलॉजिकल थ्योरी
और 3 कार्यकलाप सिद्धांत एक्टिविटी थ्योरी, और 4 है विलग्न सिद्धांत डिसएंगेजमेंट थ्योरी। कौन सा होगा इसका राइट आंसर? किस सिद्धांत में सुझाव दिया गया है कि किसी मशीन की भांति संगठित शरीर रचना आपूर्ति में समय बीतने के साथ ह्रास होता है और यह प्रक्रिया निर्धनता और कमजोर पोषण जैसे पर्यावरणीय दबावों से प्रभावित होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा, टूट फूट सिद्धांत, बियर एंड टीयर थ्योरी। क्या हो जाएगा? बियर एंड टीयर थ्योरी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 पे आ जाते हैं। प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना पीएम पोषण को पहले किस कार्यक्रम से प्रतिस्थापित किया गया है? 1 है पोषण अभियान, 2 है आईसीडीएम, 3 है एडीएम एमडीएम और 4 है एसएनपी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3 हो जाएगा, एमडीएम। एमडीएम क्या है? मिड डे मील योजना है। क्या है ये? क्या है? एक क्या है? मिड डे मील योजना है जो क्या जिसकी शुरुआत कब की गई थी? अक्टूबर 2007 में मिड डे मील की योजना की शुरुआत की गई थी। इसको किससे प्रतिस्थापित किया गया है? प्रधानमंत्री पोषण शक्ति योजना से। किससे? प्रधानमंत्री पोषण शक्ति योजना से इसको जो है क्या किया गया है? प्रतिस्थापित किया गया है। और इसके जो अब इसका दूसरा स्वरूप क्या हो गया है? अब एमडीएम को दूसरे उसमें 2021 में इसको परिवर्तित करके पोषण अभियान के रूप में शुरू कर दिया गया है। किसमें? पोषण अभियान के रूप में इसको परिवर्तित कर दिया गया है। और जो ये पहले क्या था? पीएम पोषण था, इसको क्या कहते थे? POSHAN इसको कहते थे, पीएम पोषण को। तो ये इसकी जो स्वरूप है इसको कैसे बदलते जा रहा है? तो ये प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना को पहले किस कार्यक्रम से प्रतिस्थापित किया गया है? तो एमडीएम से, और एमडीएम के बाद किससे? पोषण अभियान से। नेक्स्ट क्वेश्चन बन सकता है, तो इसको भी आप जाने रहिए। और अभी तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन के अनुसार इसका राइट आंसर है एमडीएम। क्या हो जाएगा? एमडीएम यानी मिड डे मील योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह प्रतिदर्श मॉडल जो सार्वजनिक बोलचाल यानी पब्लिक स्पीकिंग के लिए उपयुक्त माना गया लेकिन संप्रेषण का एक तरफा प्रतिदर्श है, उसे किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? 1 है लॉसबेल मॉडल, बी है लीगन, 3 बार्लो, 4 अरस्तु। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन 4 हो जाएगा, अरस्तु। क्या हो जाएगा? अरस्तु। अरस्तु ने किस पर संचार मॉडल जो दिया गया है वो कौन कौन सा दिया है? संदेश दिया है, श्रोता और वक्ता। ये 3 उनके जो मॉडल के सिद्धांत हैं अरस्तु के। किसके? अरस्तु के। तो वह प्रतिदर्श मॉडल जो सार्वजनिक पब्लिक स्पीकिंग और के लिए उपयुक्त माना गया लेकिन संप्रेषण का एक तरफा प्रतिदर्श है, उस किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया है? तो अरस्तु के द्वारा। किसके द्वारा? अरस्तु के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गेट कीपर्स निम्नलिखित में से किस संप्रेषण स्थिति में महत्वपूर्ण है? 1 है अंतर्वैयक्तिक, 2 लघु समूह संप्रेषण, 3 दीर्घ समूह संप्रेषण और 4 है जनसंचार। तो गेट कीपर्स निम्नलिखित में से किस संप्रेषण स्थिति में महत्वपूर्ण है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा, जनसंचार। किसमें? जनसंचार, मास कम्युनिकेशन। ये स्थिति किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो ये जनसंचार के लिए। और गेट कीपिंग से संबंधित ये जो विचार सर्वप्रथम किसके मस्तिष्क में आया था? तो कर्ट लीबन द्वारा, कर्ट लीबन के मस्तिष्क में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कौन सी वैज्ञानिक विधि है जिसमें प्रतिबिंबक चिंतन पैटर्न अपनाया जाता है? 1 है प्रदर्शनी एक्सहिबिशन, 2 है चर्चा, 3 फील्ड ट्रिप क्षेत्र का अध्ययन दौरा, 4 ऑडियो क्लिप्स। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा, चर्चा। क्या हो जाएगा? चर्चा। वह कौन सी वैज्ञानिक विधि है जिसमें प्रतिबिंबक चिंतन
पैटर्न अपनाया जाता है, तो चर्चा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चर्चा क्या हो जाएगा? डिस्कशन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कोई कार्यक्रम समन्वयक किसी समुदाय को विभिन्न खाद्य वस्तुओं की उपलब्धता का मूल्यांकन करना चाहती है, तो वह निम्नलिखित में से कौन सी PLA विधि का उपयोग कर सकती है? तो कौन सी PLA विधि का उपयोग कर सकती है? 1 है वेन आरेख, 2 मौसमी आरेख, 3 ट्रांजेक्ट वाक, 4 रैंकिंग और स्कोरिंग। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 2 मौसमी आरेख। जो PLA विधि है ये कौन सा उपयोग कर सकता है? मौसमी आरेख का उपयोग कर सकता है, जो किसी समुदाय के विभिन्न खाद्य वस्तुओं की उपलब्धता का मूल्यांकन कर सकता है। वो PLA विधि का जो मौसमी आरेख है उसका उपयोग करके कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, उन्नत भारत अभियान किसको समर्थन प्रदान करता है? उन्नत भारत अभियान किसको समर्थन प्रदान करता है? 1 है साक्षरता और शैक्षिक सुधार, 2 नगरीय क्षेत्रों में स्मार्ट सिटीज का विकास, 3 ग्रामीण विकास के लिए कौशल निर्माण और आर्थिक सशक्तिकरण, 4 है उच्च शिक्षा के मानकों में सुधार। तो उन्नत भारत अभियान किसको समर्थन प्रदान करता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 के साथ जाएंगे, ग्रामीण विकास के लिए, कौशल निर्माण और सशक्तिकरण के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुंदरलाल बहुगुणा ने हमारे देश में निम्नलिखित में से किस आंदोलन का नेतृत्व किया? 1 है भूदान आंदोलन, 2 चिपको आंदोलन, 3 भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन, 4 स्थानीय निकायों में लोकतांत्रिक भागीदारी। तो सुंदरलाल बहुगुणा ने कौन सा आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो उनका जो आंदोलन था वो क्या है? चिपको आंदोलन। क्या है? चिपको आंदोलन, जो पर्यावरण से संबंधित है और जिसमें वनों की जो उत्तराखंड में ये आंदोलन हुआ था। कहाँ पर हुआ था? उत्तराखंड में। और इसमें जो पेड़ की कटाई होती थी तो लोग क्या करते थे? पेड़ से चिपक जाते थे। तो जब पेड़ से चिपक जाते थे तो पेड़ की कटाई बंद हो जाती थी। तो इसी को क्या कहते हैं? इसका नाम पड़ गया चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन क्यों पड़ गया? क्योंकि जो लोग थे वो पेड़ों पर से चिपक जाते, जब उनको कोई काटने जाता था तो वो उसको क्या करते थे? पेड़ों से लिपट जाते थे। तो इसको चिपको आंदोलन नाम दिया गया, जो सुंदरलाल बहुगुणा द्वारा इस आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्व परीक्षण माध्यमों में भिन्नता के लिए अथवा अन्य कारकों पर सांख्यिकीय रूप में समीकृत करने वाले समूहों अथवा सहचरों के वेरिएंट का कारक जानने हेतु जो अनुसंधानकर्ता संदेह करता है वे उस आश्रित चर को प्रभावित कर सकते हैं, यह जानने के लिए प्रयोग में लाते हैं। 1 है श्रेणीगत चिन्ह परीक्षण, रैंक्ड साइन परीक्षण, और 2 है MANOBA, 3 ANCOBA और 4 है पियर्सन का R का। तो इसमें जो पूर्व परीक्षण माध्यम में भिन्नता के लिए अन्य कारकों पर सांख्यिकीय रूप से समीकृत करने वाले समूहों अथवा सहचरों के कारक जानने हेतु अनुसंधानकर्ता संदेह करता है, वे उस आश्रित चर को प्रभावित कर सकते हैं, या जानने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा, ANCOBA। किसका प्रयोग करते हैं? इसको क्या कहते हैं? अनकोवा कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको ANCOBA को क्या कहते हैं? अनकोवा कहते हैं। इसका प्रयोग किया जाता है, इसका प्रयोग किया जाता है अनकोवा का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, एक अध्ययन जो कि विद्यार्थियों की उपलब्धि पर किसी शैक्षणिक कार्यक्रम के प्रभाव को जांचने के लिए अभिकल्पित है। इस अध्ययन में चर शिक्षा का कार्यक्रम और उपलब्धि है। 1 है क्रमशः स्वतंत्र और आश्रित, 2 क्रमशः आश्रित और स्वतंत्र, 3 दोनों आश्रित, 4 है दोनों स्वतंत्र। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा,
क्रमशः स्वतंत्र और आश्रित। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, QUAN आकलन अंकन पद्धति निर्दिष्ट करती है। 1 है, दिए गए अध्ययन में गुणवत्तापरक शोध परिमाणात्मक पहलुओं पर प्रबल होती है। 2, अध्ययन के परिमाणात्मक और गुणवत्तापरक पहलू समान रूप से विभाजित होते हैं। 3, गुणवत्तापरक विधियां किसी परिमाणात्मक डिजाइन के साथ सन्निहित होते हैं। 4 है, मिश्रित विधि उपागम दिए गए अध्ययन हेतु अवैध होती है। तो इसका जो राइट आंसर है क्या होगा? इस अंकन पद्धति जो QUAN है इसका निर्दिष्ट करती है, किसका? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा, गुणवत्तापरक विधियां किसी परिमाणात्मक डिजाइन के साथ सन्निहित होती हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं 39 क्वेश्चन पर। जब आयात चित्र प्रतिदर्श माध्य पर अपने सर्वोच्च बिंदु पर जाता है और फिर इस बिंदु के दोनों किनारों पर समान रूप से घटता है या होता है, क्या होता है? 1 है, सामान्य बंटन। 2, घनात्मक की ओर झुके स्कूट बंटन। 3 है, ऋणात्मक की ओर झुके स्कूट बंटन। और 4 है, एक बंटन जिसमें माध्य बहुलक माध्य का संपाती नहीं होते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा, सामान्य बंटन। क्या हो जाएगा? सामान्य बंटन हो जाएगा। जब आयात चित्र प्रतिदर्श माध्य पर अपने सर्वोच्च बिंदु पर जाता है और फिर इस बिंदु के जो दोनों किनारे होते हैं वो समान रूप से घटता है या होता है, क्या? सामान्य बंटन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित आंकड़ा 2 निकटवर्ती शहरों में नए बच्चों के प्रतिदर्श भारों को प्रदर्शित करता है। इसमें ये 2 आंकड़े दिए गए हैं, शहर के A और शहर B। इसको देख लीजिए। फिर यदि नए जन्मे बच्चों के माध्य भार अर्थपूर्ण तरीके से भिन्न अथवा नहीं, इसे आकलित करने के लिए परिकल्पना का उचित परीक्षण कौन सा होगा? क्वेश्चन में पूछ रहा है कि 2 निकटवर्ती शहरों में नए जन्मे बच्चों के जो प्रतिदर्श भार हैं उनको प्रदर्शित कर रहा है और इन नए बच्चों के जो मध्य भार है अर्थपूर्ण तरीके से भिन्न अथवा नहीं, इसे आकलित करने के लिए जो परिकल्पना की जाएगी उसका जो परीक्षण होगा वह कौन सा होगा, यही बताना है। तो 1 है युग्मित टी परीक्षण। 2 है पियर्सन का R। 3 चिन्हित श्रेणी परीक्षण। 4 विल्कासन परीक्षण। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा, युग्मित टी परीक्षण। क्या हो जाएगा? युग्मित टी परीक्षण। इसको क्या बोलते हैं? को रिलेटेड टी टेस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? को रिलेटेड टेस्ट कहते हैं। यह एक प्रकार का सांख्यिकीय परीक्षण होता है जो 2 संबंधित समूह, जिसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि 2 नए बच्चों के निकटवर्ती शहरों में जन्मे बच्चों को हमें प्रतिदर्श भार कैसे परीक्षण से हम आकलित करेंगे। तो यही है युग्मित टी परीक्षण, जिसे को रिलेटेड टी टेस्ट परीक्षण कहते हैं। तो इसके द्वारा 2 संबंधित समूहों के औसत और मानक विचलन की तुलना यह निर्धारित करने के लिए करता है कि क्या 2 समूह के बीच कोई अंतर है, कोई महत्वपूर्ण अंतर है कि नहीं है। तो इसके को जानने के लिए इस परिकल्पना का प्रयोग किया जाता है, युग्मित टी परीक्षण का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 पे आ जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स के वर्गीकरण के अनुसार राइबोज एक मोनोसेक्राइड है। बी है सुक्रोज एक डाइसेक्राइड है। सी है इंसुलिन एक आलिगोसेक्राइड है। और 4 है माल्टोट्राउज एक आलिगोसेक्राइड है। ई है रिबलोज एक पॉलीसेक्राइड है। तो इसे बताना है कार्बोहाइड्रेट्स के वर्गीकरण के अनुसार क्या होगा। तो क्या है इसका राइट आंसर बताना है, कौन सा सही होगा। तो इसमें जो क्या है, इसका राइबोज क्या है, एक मोनोसेक्राइड है, ये सही हो जाएगा। सुक्रोज एक डाइसेक्राइड है, सही है, हाँ ये भी सही हो जाएगा। और इसके बाद क्या है, इंसुलिन एक ऑलिगोसेक्राइड है। तो इंसुलिन क्या है, इंसुलिन
एक क्या है, पॉलीसेक्राइड है, तो ये गलत हो जाएगा। इंसुलिन क्या है, एक पॉलीसेक्राइड है, तो ये गलत हो जाएगा। माल्टोट्राओज एक ऑलिगोसेक्राइड है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये डी सही हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। रिबलोज एक पॉलीसेक्राइड है, ये भी गलत है। और क्या है ये, इसमें इसका राइट आंसर होगा ए, बी और डी। ये ए, बी और डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो कौन सा है इसमें विकल्प में, ए, बी, डी ऑप्शन नंबर 2 में है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। मानव मिति में सामान्यतः उपयोग किए जाने वाले उपकरणों में सम्मिलित है, तो कौन सा उपकरण उपयोग किया जाता है। ए है साल्टर स्केल, बी है बॉडी कंपोजिशन एनालाइजर, सी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, डी है बॉम्ब कैलोरीमीटर और ई प्रेसिजन कैलिपर। तो हमें बताना है मानव मिति में सामान्यतः उपयोग किए जाने वाले उपकरण कौन कौन से हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए साल्टर स्केल सही हो जाएगा, और बॉडी कंपोजिशन एनालाइजर ये भी सही हो जाएगा। ये भी बॉडी, ये इसके द्वारा भी जो वसा होती है उसका आकलन किया जाता है, और कि वसा है कि नहीं है। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर ये गलत हो जाएगा। बॉम्ब कैलोरीमीटर ये भी गलत हो जाएगा। प्रेसिजन कैलिपर हमने पढ़ा था ना, प्रेसिजन कैलिपर क्या होता है, ये भी मोटाई नापने का एक यंत्र होता है, जिसमें स्किन पे जैसे हमारा वो नहीं होता है, प्लास नहीं होता है, वैसे वो यंत्र होता है, और उससे स्किन को जो है, स्किन को फोल्ड करके उसको इसकी जो मोटाई होती है उसको नापा जाता है। तो ये क्या है, इसमें राइट आंसर ए हो जाएगा, बी हो जाएगा और ई हो जाएगा। तो ए, बी और ई किसमें है, तो ऑप्शन नंबर 4 में है, केवल ए, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्या हो जाएगा, ए, बी और ई। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हाइपर ग्लाइसीमिया के कारण हैं, तो ए ऑप्शन है बहुत कम ग्लूकागोन, बी है बहुत कम इंसुलिन, सी इंसुलिन प्रतिरोध, डी है आहार का बढ़ा हुआ सेवन, ई आहार का घटा हुआ सेवन। हाइपर ग्लाइसीमिया के कारण क्या हैं बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बहुत कम इंसुलिन होता है तो हाइपरग्लाइसीमिया के लक्षण होते हैं, और उसके बाद इंसुलिन प्रतिरोध भी एक कारण होता है, और क्या होता है, आहार का बढ़ा हुआ सेवन ये भी इसका एक कारण होता है। तो बी, सी और डी किस में है, इसको देखना है। तो बी, सी, डी ये ऑप्शन 2 में है, किस में है, ऑप्शन 2 इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, खाना पकाने की इन विधियों में वायु खाना पकाने का माध्यम है, तो ये बताना वायु के द्वारा कौन कौन से खाना पकाए जाते हैं, कौन से माध्यम से पकाए जाते हैं। ए है स्टोइंग, बी है शॉर्टिंग, सी ग्रिलिंग, डी रोस्टिंग और ई बेकिंग। तो इसमें खाना पकाने की जो विधियां हैं, उन विधियों में वायु के द्वारा कौन से खाने पकाए जाते हैं, एयर के माध्यम से, ये बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, देखिए यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा ग्रिलिंग, और फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर बेकिंग हो जाएगा, और क्या हो जाएगा रोस्टिंग। ग्रिलिंग, रोस्टिंग और बेकिंग ये सब क्या है, वायु के द्वारा पकाने वाली, जो बाई एयर से पकाया जाता है वो शुष्क विधि होती है, उसमें 2 विधियां होती हैं। वायु के द्वारा पकाने की कितनी विधियां हैं, 2 विधियां हैं, जिसमें कौन सी है, एक वायु द्वारा और एक वसा द्वारा। तो जिसमें वायु के द्वारा पकाया जाता है उसमें बेकिंग होता है, रोस्टिंग होता है, ब्रेकिंग होता है, ग्रिलिंग होता है, टोस्टिंग होता है। तो इसका राइट आंसर सी, डी, ई हो जाएगा, सी, डी और ई हो जाएगा। स्टूइंग क्या है, ये स्टूइंग जो होता है ये नम विधि के द्वारा होता है, जिसमें
नमी होती है, नमी यानी उसमें पानी के द्वारा हम पकाते हैं, उसको कहते हैं स्टूइंग विधि। और सॉर्टिंग क्या है, तो इसमें सॉर्टिंग के विधि द्वारा भी जो है, इसमें सॉर्टिंग क्या है, इसमें भी ऐसे ही किसके नम विधि के द्वारा पकाया जाता है। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी डी ई सही हो जाएगा। वायु के द्वारा पकाने का माध्यम है सी डी ई, 4 नंबर का राइट आंसर इसका होगा, केवल सी डी ई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45 पे आ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन से सिलाई मशीन के आधार के भाग नहीं हैं, तो ए है फीड डॉग, बी है फेस प्लेट, सी प्रेशर फुट, डी आसिलेटिंग हुक। कौन सा होगा, इसमें सिलाई मशीन के आधार के भाग नहीं हैं, ये बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्या होगा, फेस प्लेट हो जाएगा और प्रेशर फुट हो जाएगा। ये क्या है, सिलाई मशीन के आधार के भाग नहीं हैं। आसिलेटिंग हुक ये है, ये भी सही है, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर बी और सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी और सी। ये क्या है, फीड डॉग और जो आसिलेटिंग हुक है, ये क्या है, मशीन के आधार के भाग का हिस्सा होता है। तो बी और सी ऑप्शन नंबर 3 में है, इसका राइट आंसर बी और सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से कौन शरीर की मोटाई बढ़ने का आभास प्रस्तुत करते हैं। ए है भिन्न प्रकार के कॉलर और कफ, बी है रंग के एकल कॉलम, सी स्टोव पाइप पैंट्स, डी टार्टल नेक और ई है चौकर। तो इसका राइट आंसर होगा कॉलर कफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भिन्न प्रकार के कॉलर और कफ हो जाएंगे, टार्टल नेक हो जाएगा और चोकर हो जाएगा। तो ए और डी और ई किस में है, देखना है, ए डी और ई ऑप्शन नंबर 4 में है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47 पे आ जाते हैं। ट्रांसफर फिटिंग की महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। ट्रांसफर फिटिंग की महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं, ए है इसमें डिजाइन देने का लचीलापन निहित होता है, बी अन्य प्रिंटिंग विधियों की अपेक्षा यह अधिक जल का उपयोग एवं प्रदूषण करती है, सी इसकी प्रक्रिया उच्च स्तरीय कुशलता वाली है और डी है डिजाइन का अच्छी स्पष्टता के साथ मुद्रण होता है, ई इसका जो बुने हुए किंट यानी कपड़े पर उपयोग नहीं किया जा सकता क्योंकि इस प्रक्रिया के दौरान कपड़ा खराब हो जाता है। तो ट्रांसफर फिटिंग की महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें डिजाइन देने का लचीलापन निहित होता है। ये जो इसकी प्रक्रिया होती है वह उच्च स्तरीय कुशलता वाली होती है और इसकी जो डिजाइन की अच्छी स्पष्टता के साथ मुद्रण होता है। बी गलत है और ई गलत है। राइट आंसर क्या होगा, ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, ए हो जाएगा, सी हो जाएगा और डी हो जाएगा। तो ए सी डी किस में है, ए सी डी ऑप्शन नंबर 4 में है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 पे आ जाते हैं। निम्नलिखित किन लौड़ों की उपस्थिति के कारण जल में अस्थायी कठोरता पाई जाती है। तो हमें अस्थायी कठोरता बताना है कि अस्थायी कठोरता किसके कारण होता है, किन लौड़ों की उपस्थिति के कारण होता है। ए है कैल्शियम बाइकार्बोनेट, बी मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, सी मैग्नीशियम क्लोराइड, डी कैल्शियम नाइट्रेट और ई है कैल्शियम सल्फेट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, निम्नलिखित किन लवणों की उपस्थिति के कारण जल में अस्थायी कठोरता होती है। तो इसका राइट आंसर है क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम क्लोराइड हो जाता है। मैग्नीशियम क्लोराइड के द्वारा होता है, कैल्शियम नाइट्रेट के द्वारा होता है और क्या होता है क्या होता है कैल्शियम सल्फेट। ये तीनों सी डी ई इनकी उपस्थिति के कारण क्या होता है, जल में अस्थायी कठोरता पाई जाती है। तो सी डी और ई किस में है, देखना है, सी डी ई ये ऑप्शन नंबर 3 में है। इसका राइट आंसर
ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा CDE। और ये कैल्शियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, इसकी उपस्थिति के कारण कौन सी कठोरता पाई जाती है जल में? अस्थायी कठोरता पाई जाती है। कौन सी कठोरता पाई जाती है? अस्थायी कठोरता किसके कारण पाई जाती है? कैल्शियम बाइकार्बोनेट और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट के द्वारा। मैग्नीशियम क्लोराइड के द्वारा क्या होता है? और कैल्शियम नाइट्रेट, कैल्शियम सल्फेट, इसके द्वारा जल में अस्थायी कठोरता पाई जाती है। तो CDE इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49 पे आ जाते हैं। रोजर्स के अनुसार नवाचार करने वाले होते हैं, ए ऑप्शन है सुशिक्षित होते हैं, बी सुविचारित होते हैं, सी जोखिम पसंद करने वाले होते हैं, डी परंपरा से अधिक बंधे हुए, और ई बाहरी वातावरण से अच्छी तरह जुड़े हुए। तो रोजर्स, एवरेट रोजर्स ने जो नवाचार का विचरण नामक सिद्धांत दिया है, उनके अनुसार जो नवाचार करने वाले होते हैं वो क्या होते हैं? सुशिक्षित होते हैं, और क्या होते हैं? जोखिम पसंद करने वाले होते हैं, और बाहरी वातावरण से अच्छी तरह से जुड़े हुए होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? A, C और क्या हो जाएगा? A, C और E हो जाएगा। A, C और E हो जाएगा। तो इसमें राइट आंसर देखना है, A, C, E किस में है? ये 1 में है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा। अब लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 50 क्वेश्चन इसमें सॉल्व करेंगे, 50 क्वेश्चन बाद में सॉल्व करेंगे। तो ये लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या क्या सामंजस्य के सिद्धांत के पहलू हैं? 1 है रेखा और आकार, बी माप, सी संरचना, डी विचार, और ई है समानुपात, एफ है रंग। कौन से सामंजस्य के सिद्धांत के पहलू हैं? तो रेखा और आकार हो जाएगा, माप हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? संरचना हो जाएगा, रंग। ये सब क्या है? एक सामंजस्य के सिद्धांत के पहलू हैं। तो A, B और C और F, A, B, C, F किस में है? तो इसको देखना, A, B, C और कौन सा है? कौन सा है? A, B, C और D और F किस में है? और ये ऑप्शन 3 में दिखाई दे रहा है। किस में है? 3 में हो जाएगा, A, B, C, D, F। ये क्या है? संरचना के सामंजस्य के सिद्धांत के पहलू हैं। डी विचार क्या हो जाएगा? रेखा और आकार, माप, और क्या है? संरचना है, और विचार है, और उसके बाद क्या है? रंग है। तो A, B, C, D, E, F, A, B, C, D, F ऑप्शन नंबर किसमें है? 3 में है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ये थे 2022 में आए हुए 50 क्वेश्चनों को हमने आज सॉल्व किया 100 क्वेश्चनों में से। अब जो बाकी बचे हुए हैं 50 क्वेश्चन, उनको हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। चलिए, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।